नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। 3 दशक हो गए लगभग, उससे भी ज्यादा, जब पिछली बार कोई शिक्षा को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति बनी थी नेशनल पर्सपेक्टिव में, और इंतजार था। इस लिहाज से सरकार ने देर से सही लेकिन एक बहुत जरूरी कदम उठाया है। और हमको उम्मीद करनी चाहिए कि जो हालात हैं एजुकेशन को, और खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन क्या वाकई इससे कोई बड़ी उम्मीद दिखती है? किसी आमूल चूल बदलाव की तरफ हम जाते हुए नजर आते हैं, या फिर एक रस्म अदायगी है, एक कोरम है जिसको पूरा किया गया है? लगभग 500 पन्ने के ड्राफ्ट को 60 पन्ने में बदला गया है और उसमें ढेर सारी जरूरी बातें हैं। इसको एक शिक्षक से बेहतर, एक पत्रकार से बेहतर कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमारे साथ अमीय मोहन है। अमीय मोहन का एक लंबा तजुर्बा है शैक्षणिक जगत में भी और पत्रकारीय जगत में भी। अमीय उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो बहुत पढ़ते हैं, और उससे भी ज्यादा उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो बहुत घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि अमीय ने आधी दुनिया तो देख ली है, और आधी दुनिया देख ली है तो वहां का एजुकेशन भी देखा है, वहां का कल्चर भी देखा है, वहां के लोग भी देखे हैं, समाज और सभ्यताएं भी देखी है, और उसको बहुत गहराई से समझा बूझा है। तो अमीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिकल 19 इंडिया पर। शुक्रिया नवीन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो बताइए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, उसमें आप क्या देखते हैं मोटे मोटे तौर पर? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने देखी, उसमें मुझे लगा कि ये काफ़ी ठीक पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। कुछ छोटी मोटी खामियां ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी एक पॉलिसी की दरकार थी। सबसे बड़ी बात की पहली चीज़ है जो हमें समझनी होगी कि इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी बहुत अच्छी हो सकती है, जीएसटी भी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया वो आपने देखा कि क्या हुआ। और एजुकेशन चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, कहने का मतलब ये कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो जब तक राज्यों के साथ एक बेहतर तालमेल नहीं होता है, तब तक इस पॉलिसी को जमीन पर उतार पाना बहुत मुश्किल होगा। हमें उम्मीद बिल्कुल अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन अब तक का जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पॉलिसीज बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उसको जमीन पर उतारने में दिक्कत होती है, खासकर तब जब आपको राज्यों को साथ लेकर चलना है। जी तो नवीन, मेरा इसी से मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, उससे हमको बातचीत करने में सहूलियत होगी। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो इस देश का, हम कहें कि लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, या जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा तबका है, आदिवासी है, जिनको वाकई में किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंडर, उसके दायरे में बहुत गंभीरता से लाने की जरूरत थी, उसको कितना फायदा मिलेगा इस एजुकेशन पॉलिसी से? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश का जो गरीब तबका है, जो आदिवासी हैं, जो सरकारी स्कूल है, वो हमेशा गिनी पिग की तरह इस्तेमाल होते रहे, सारे एक्सपेरिमेंट उन पे किए जाते हैं। तो आप मामूली सी बात देखिए कि आपने ये कहा कि मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाएगी 5वीं क्लास तक, हो सके तो 8वीं क्लास तक। तो इससे क्या होगा कि कोई पब्लिक स्कूल तो बदलेंगे नहीं, वो तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट होगा सरकारी स्कूलों में, है ना। और एक इंडिया जैसे मुल्क में जहां पर मोबिलिटी इतनी ज्यादा है, लोग यहाँ से वहां मूव करते हैं, 10 करोड़ तो मजदूर ही हैं जो मूव करते हैं, उसके अलावा ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम लोग, तो वो भी होती है। तो आप बताइए कि उसको केरल का आदमी जब कर्नाटक आ जाएगा तो क्या करेगा? उसका बच्चा अगर तीसरी क्लास तक केरल में पढ़ा है और चौथी क्लास में वो कर्नाटक में आ गया या आंध्र चला गया, तो वो क्या करेगा? तो उसको तो मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा था। तो मलयालम में पढ़ते पढ़ते वो आ गया तेलुगु पढ़ने या कन्नड़ पढ़ने, कन्नड़ भाषा में पढ़ने, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, अंग्रेजी का हम लोग विरोध करते हैं कई बार कि भाई ये थोप के चले गए अंग्रेज और हम उसको ढो रहे हैं अब तक, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि भारत चीन नहीं है जहाँ केवल मैंड्रिन है, या बहुसंख्यक आबादी जर्मनी बोलती है, जैसे जर्मनी में बोलती है। तो यहाँ कोई एक भाषा नहीं है, कोई एक बोली नहीं है, राज्य भाषाई आधार पर बटे हुए हैं। तो ऐसे में मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा पाना, मुझे लगता है कि इस पर एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है अमीर, और वो सवाल ये है कि जब हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं,
और ये सुनने में वाकई जो आप कह रहे थे कि ये बहुत मतलब फैशनेबल चीज लगती है और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मातृभाषा, मातृभूमि, भारत माता, ये सब चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब आरबीआई का गवर्नर बनाना होता है तो आप हार्वर्ड की तरफ देखते हो, जब आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना होता है तब आप ऑक्सफोर्ड की तरफ देखते हो, दिल्ली में भी अगर आप देखते हैं तो आप जेएनयू की तरफ देखते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हो, आप कोई मगध यूनिवर्सिटी की तरफ तो देखते नहीं हो, आप दरभंगा यूनिवर्सिटी से तो लाके किसी को आरबीआई का गवर्नर बना नहीं देते हो। तो जब हम कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है उसको रूल करने के लिए तो अंग्रेजी चाहिए, उसको उसी पर भरोसा होता है, उसी को काबिल मानते हैं, जो वो होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन फिर आप एक इतनी बड़ी आबादी को जो लगभग 80-85% कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसको उस औसत से क्यों वंचित रखना चाहते हो? इसको एड्रेस करने का कोई तरीका मुझे दिखा नहीं है इस पॉलिसी में। आपको दिखा है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने जो गिनी पिग बनाकर छोड़ दिया ना, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं समाज के गरीब तबके पर, और जब वो अच्छा या बुरा होता है तो वो झेलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, उनको छोड़िए, अरविंद पानागढ़िया को लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अरविंद स्वामी को, है ना, अरविंद सुब्रमण्यम को लीजिए, तो ये सब लोग जो है वो बाहर से पढ़कर आए और यहाँ अहम पदों पर रहे, नीति आयोग से लेकर के और आरबीआई तक। तो एक तो इसमें ये मुझे बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये फ्लॉ लगा कि जो जोर है, आपको याद होगा नवीन की पहले हिंदी की कोशिश हुई थी, बाद में दक्षिण भारतीय राज्यों ने बहुत विरोध किया कि हिंदी को हम नहीं अपनाएंगे, तो उसको वापस लेना पड़ा। मोटा मोटी इस पॉलिसी में क्या है कि हमने जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उसके सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश की है। कोई बुरी चीज भी नहीं है ये, खासकर हायर एजुकेशन में, कि ठीक है कि मास्टर्स 1 साल का भी हो सकता है, आपके पास एग्जिट ऑप्शंस होंगे। यही काम जब 4 साल का ग्रेजुएशन, जब 6 साल पहले वही मैं कह रहा किया था कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन शुरू किया गया था आज से 10 साल पहले, तो स्मृति ईरानी जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर 6 साल पहले, तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़के, और वहां के वाइस चांसलर ने वो बहुत रिजिड थे कि उसकी खूबियां थी उसके पीछे, और छात्रों के सामने ऑप्शन था कि आप चाहें तो 3 साल वाला करें और चाहे तो 4 साल वाला करें। इसको खत्म किया। इसका मतलब तो ये है कि चाहे ये पॉलिसी हो चाहे पहले की पॉलिसियां हो, उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई की बात करते हैं, ये दुनिया भर में हो रहा है। एमआईटी में भी आर्ट्स को बहुत तवज्जो दी जाती है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने, आप देखिए एक एग्जांपल देखिए, हमने आईआईटीज में सीट्स बढ़ाई, आईआईटीज बढ़ाए इनफैक्ट, तो उससे क्या हुआ कि आईआईटीज का जो लेवल है, आज भी आईआईटी गुवाहाटी जो है वो खड़गपुर को या कानपुर को टक्कर नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो वहां जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्या वो मेंटेन रह पाया आईआईटीज का? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई की बात करते हैं तो एक सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक बात है कि कई डिसिप्लिन होनी चाहिए और आईआईटी वाले को थोड़ा फाइनेंस भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा बैलेंस शीट की भी समझ होनी चाहिए, कल को एंटरप्रेन्योर भी बनेगा। तो होता है वो अपना, आप देखिए ना कि कंट्री डिलाइट शुरू किया है कुछ लोगों ने, वो कुछ इंजीनियर्स हैं और आईआईएम के हैं लोग हैं, तो वो बात ठीक है, लेकिन क्या उससे उनके कोर सब्जेक्ट से समझौता नहीं हो जाएगा? ये एक बार सोचना पड़ेगा कि जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है साथ में अगर 4 चीजें पढ़ रहा है तो क्या दोनों का स्टैंडर्ड मेंटेन रह पाएगा? और तीसरी बात नवीन की, जब बाहर की यूनिवर्सिटीज यहाँ आएंगी, वो भी बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल आने देना चाहिए उनको, स्वागत है उनका, भारत में आए, कैंपस खोलें। लेकिन हमने कहा है कि जो टॉप ग्लोबल रैंकिंग में जो 100 यूनिवर्सिटीज आई हैं, केवल वही यहाँ कैंपस खोल सकती हैं। सरकार ने नई पॉलिसी में बताया ही नहीं है कि ये तय कैसे होगा कि टॉप सब्जेक्ट कौन सी एग्जैक्टली है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जब वो यहाँ भारत में आएंगी तो क्या कहानी शुरू होगी? कोचिंग शुरू होगी, ठीक है। जिस प्रोफेसर को 1.5 लाख मिल रहा है उसको 4.5 लाख ऑफर करेंगे वो, है ना। तो वो जो क्रीम है हमारा, वो वहां जाएगा ही जाएगा। आज आप देखिए नवीन की जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, सबके एचओडी जो है आपको मिलेंगे एक्स एम्स, है ना। एम्स खाली हो गया, टॉप का सर्जन एम्स से, एचओडी एम्स से। तो वही चीज यहाँ पर होगी, जो ब्रेन होगा, जो आईआईटी से आईआईएम से लोग जाएंगे उसमें, उसको रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि विदेशी यूनिवर्सिटी जब यहाँ आएगी तो उसकी फीस महंगी नहीं, बहुत महंगी होगी। तो आज जो आम लोग, आपको मतलब मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन अब देखिए कि एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं
तो वो एजुकेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स ओरिएंटेड हो जाती है, वहीं से वो रेगुलेट होती है। अब देखिए कि बिहार में एक बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। बिल्कुल। आप अमर्त्य सेन को लाते हैं, आप बहुत उनकी खुशामद करके, और वो तैयार होते हैं पटना जैसे शहर में रहने के लिए और एक यूनिवर्सिटी का ढांचा तैयार करने के लिए, लेकिन आप उनको काम नहीं करने देते हैं, उनको छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनके कुछ आर्टिकल से आपको दिक्कत हो जाती है, जिस जिस विषय पर उनकी पूरी उम्र बीत गई, जिसकी वजह से उनको नोबेल जैसा पुरस्कार मिला, और जिस पर आप गुमान करते हैं, आपने उनको काम नहीं करने दिया। आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग जो है वो देशद्रोहियों की यूनिवर्सिटी के तौर पर कर दी। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी शानदार यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बर्बादी हम सब देख रहे हैं कि वहां जब एक मुसलमान प्रोफेसर संस्कृत पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसको उस विभाग में काम नहीं करने दिया जाता है। सवाल है कि पॉलिसी अगर बना भी दी जाए तो वो राजनीति की दखलंदाजी से मुक्त हो जाएगा क्या, मतलब केवल पॉलिसी बना देने से? और केवल विदेश से जो जब आप लाएंगे फिर तो आप अपनी पॉलिसीज की वैधता खोजेंगे उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल खोजेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको यस-मैन ही चाहिए, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि अमर्त्य सेन को छोड़िए, आप अगर पॉलिसी में भी देख लीजिए, तो जो अरविंद सुब्रमण्यम आए या अरविंद पनागढ़िया आए, बिल्कुल, जो इनके उनको अपने लोग लाया थे। गया हार्वर्ड से। लेकिन जो ही असहमति का मुद्दा आता है, वहां सब बात ही ठहर जाती है कि आप अगर इस बात से सहमत नहीं हैं, तो आपको जाना होगा। तो ये तो चीज बदलनी पड़ेगी, वरना यूनिवर्सिटी केवल लाने से और खड़ा कर देने से। और मैं जो बात कह रहा था नवीन की, उनकी फीस बहुत महंगी होगी। तो आप समझिए एक बात कि जब आईआईटी में आज जो बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है, जब वहां से फैकल्टी टीचर अच्छे टीचर चले जाएंगे इन यूनिवर्सिटीज में, तो आम आदमी के लिए बचेगा क्या? उसकी फीस आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आईआईटी में कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये बैलेंस बनाना भी सरकार के लिए एक चैलेंज है, इतना आसान नहीं होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि इस पॉलिसी में जो सबसे अच्छी चीज है, दो तीन, वो आप क्या देखते हैं? सबसे अच्छी चीज है कि देखिए, मल्टी डिसिप्लिन को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है, ये पूरी दुनिया में हो रहा था और हम बहुत पिछड़े हुए थे। हालांकि हमने शुरू किया था, आईआईटी खड़गपुर में हुआ, कई जगहों पर हुआ, लेकिन मल्टी डिसिप्लिन पढ़ाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ग्रेजुएशन में 4 साल का किया और आपने एक रिसर्च वर्क को ऐड किया उसमें, और साथ में एग्जिट ऑप्शंस दिए कि आप चाहें तो 1 साल पढ़ें और फिर डिप्लोमा लेकर निकल जाएं, 2 साल पढ़ें, सर्टिफिकेट लेकर निकल जाएं। तो इसमें कई लोग जो नौकरी करते हुए पढ़ना चाहते हैं या जिनकी और भी प्रायोरिटीज हैं, उनको इसमें सुविधा होगी। मास्टर्स हमने 1 साल किया, दुनिया के अधिकतर यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स 1 साल का प्रोविजन है कि आप 1 साल का स्पेशलाइजेशन करेंगे, यूके वगैरह में भी है। तो ये एक अच्छी चीज थी निश्चित तौर पर। तो मैं मानता हूं कि ये कम से कम मास्टर्स वाला, और हायर एजुकेशन में जो आपने जैसे कि एमफिल खत्म किया आपने, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, मास्टर्स के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भर में लोग करते हैं। तो एमफिल एक स्टॉप गैप टाइप की चीज थी, जिसको पूरा रिसर्च नहीं करना है वो एमफिल करके निकल जाए। तो ये कुछ चीजें जो मुझे लगी, वो अच्छी लगी। खासकर मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई अगर हम करा पाते हैं बिना कोर सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज किए, तो एक बड़ी कामयाबी होगी नवीन। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या देखते हैं? सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगता है कि जो शुरुआती जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, इस देश में प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स तैयार हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड तो अलग बात है, उनको उनके रोजगार मिल ही नहीं सकता। इसकी शुरुआत होती है प्राइमरी स्कूल से। तो पहले तो आपको वहां दुरुस्त करना होगा, वहां जो ये रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग वाली बात आ जाएगी। मुझे लगता है कि देखिए, आप मानिए या मत मानिए, दुनिया में जो हम अधिकतर रिसर्च एक्सेस कर रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, अभी मैं देखिए फॉरेन पॉलिसी पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता हूँ, इंडिया में एक ढंग की मैगजीन नहीं है। जो है वो द इकोनॉमिस्ट है, टाइम है, न्यूज वीक है। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी तो मैं उस तक एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। इसी से तो जुड़े मुझे लगता सवाल है ये कि सुनिए, आपने मैगजीन की बात की है, मैं उसमें अखबारों में, तो अगर हिंदी में कह दूं कि मैं कोई अच्छा अखबार पढ़ना चाहता हूं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा अखबार पढ़े, तो आप लगता है कि फिर आप जवाब देते हैं कि कोई भी पढ़ लो, सब एक तरह का है। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपको वाकई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और अपनी भाषा में चाहिए, तो सरकार को एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही किताबों की पब्लिशिंग के काम में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
आप देखिए कि रीजनल लैंग्वेजेस में अगर मैं हिंदी में इतिहास की 10 बेहतरीन किताब पढ़ना चाहूं तो नहीं है। अगर नहीं। मैं पॉलिटिकल साइंस की पढ़ना चाहूं, आप मेडिसिन और इंजीनियरिंग तो भूल ही जाइए। तो बिना इस पर बिल्कुल। कोई काम किए हुए आप सीधे कहते हैं कि हम रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं यही कह रहा था, बिल्कुल मैं यही बात कहना चाह रहा था कि आप अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में किताब ही नहीं है, इक्का दुक्का किताबें हैं तो वो पढ़ने लायक नहीं है। तो एक जो क्वालिटी एजुकेशन है उससे हम वंचित रह जाएंगे अगर हमारी अंग्रेजी मजबूत नहीं होगी तो। बिल्कुल। हम सब कुछ अभी आप देखिए ना, आजादी की लड़ाई लड़ने जो हमारे जितने लोगों ने लड़ी, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो बोस हो, चाहे नेहरू हो, सब बाहर से पढ़कर आए थे, है ना। एक वहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा फ्रीडम का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, उसको इंडिया में अप्लाई किया, आजादी की लड़ाई में बहुत काम आया वो। तो अभी भी जब तक हमारा वो फ्रेमवर्क मजबूत हो जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर किताबें छपनी शुरू हो जाए, लिटरेचर उसका अवेलेबल हो जाए, तब तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बिना वो बच्चे बाकियों से कम्पीट करने में उन बच्चों को मुश्किल होगी जो रीजनल लैंग्वेज में 5वीं या 8वीं तक पढ़ने के बाद अंग्रेजी सीखना अटेम्प्ट करेंगे, मुश्किल होगी उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अमीय। तो मतलब एक मोटे तौर पर हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि इस देश की एजुकेशन को अगर आगे ले जाना है और अगर उसको एक बड़े फलक पर स्थापित करना है, उसको हम समाज में फलीभूत होते देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उन सारे तबकों को लेकर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें वो आने पर कंफर्टेबल महसूस कर सके, जो उनके दायरे में हो और वो उनके भीतर कोई हीन भावना न भरे। हम अमूमन देखते हैं कि हिंदी पढ़ने की वजह से या रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ने की वजह से वो कमतर महसूस करते हैं और इसकी अपनी ठोस वजहें हैं। तो सरकार अगर इसको एड्रेस कर पाती तो बहुत अच्छा होता। हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हमको एक बेहतर एजुकेशन देखने को मिलेगा उन बच्चों में जो वंचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीय। शुक्रिया अरमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।